अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैंने पूरी तैयारी और चौकसी से जायजा लेना शुरू कर दिया था। उस खारदार गेट से अंदर की जाने बहुत बड़ी कब्र के दामन में एक लोहे का दरवाज़ा लगा था जो बंद था। ये असलह के ज़मीन दोस्त गोदाम थे। वहाँ भी दो फौजी पहरे पर खड़े थे। वो हमें रक्स करते देखकर मुस्करा रहे थे। हमने थोड़ी देर खारदार तारों वाले गेट के आगे धमाल डाली और फिर आगे चल दिए। ग्राउंड आंखों से ओझल हुई तो हमने रक्स करना बंद कर दिया। एजेंट मुझे मुख्तसर तरीन रास्तों में से गुजरता हुआ वापस कान के अंदर केबिन में ले आया। यहाँ अमजद मौजूद था। एजेंट ने मुझसे मेरी राय पूछी। मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि बराह रास्त सिमुलेशन डब में दाखिल होना कमांडो अटैक से भी नामुमकिन है। मेरा असल मिशन ट्रेनिंग सेंटर की एटमी तजर्बागाह को तबाह करना था। अगर मैं अपनी सारी ताकत पेंसिल या टाइम बमों के हासिल करने में खर्च कर देता हूँ और ज़ख्मी हो जाता हूँ या पकड़ लिया जाता हूँ, जिसका इम्कान बहुत था, तो मेरा मिशन अधूरा रह जाता, जिसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह काम मुझे अकेले ही सर अंजाम देना था। मैंने दूसरे रास्ते से ग्राउंड में दाखिल होकर गोदाम तक पहुंचने का फैसला कर लिया। एजेंट खामोश रहा। उसने साथ जाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैंने कहा, तो मैं दूसरे मिशन पर मेरे साथ चलना होगा। यह काम मैं अकेला ही करूँगा। मैंने एजेंट से कहा कि मुझे एक खंजर या कमानीदार चाकू की ज़रूरत है, जिसका फल वार करते वक्त पीछे को झुक न जाए। वो बोला, मैं शाम को ले आऊँगा। मैं उसी रात फौजी असलह के गोदाम पर अटैक करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम था। मैं एक माह की छुट्टियाँ लेकर दिल्ली से कश्मीर आया था। मुझे एक माह के अंदर अंदर अपना मिशन मुकम्मल करके वापस कश्मीर और वहाँ से दिल्ली पहुँचना था। शाम को एजेंट ने मुझे एक चाकू ला कर दे दिया, जो मेरी मंशा के इन मुताबिक था। कमांडोज इसी किस्म का चाकू इस्तेमाल किया करते थे। मैंने अपने एजेंट से कुछ और चीज़ें भी मंगवाई थीं, जिनकी मुझे इस साइड मिशन के लिए ज़रूरत थी। चुनाचे मैंने काले रंग की तंग पतलून और बुनियान पहनी। अपनी गर्दन, चेहरे और बाजू पर स्याही मली। पाँव में काले रंग के रबड़ के जूते पहने। कमर में चमड़े का एक थैला बांधा। चाकू पतलून की एक भी जेब में रखा और रात गहरी होने का इंतज़ार करने लगा। यह सारा काम मैं अल्लाह ताला के भरोसे पर कर रहा था। दिल में दुश्मन का पेट चीर कर अंदर उतर जाने का जज्बा मौजूद था। मैं एक तजर्बाकार सिमाब सिफत कमांडो भी था, जो अंधेरी रात में दुश्मन पर गालिबाना जानता था। मुझे यह भी मालूम था कि एक आम सिपाही खां कितना ही तरबियत याफ्ता क्यों न हो, वो एक कमांडो की तबाहकुन ट्रेनिंग का मुकाबला नहीं कर सकता। इन सब बातों से बढ़कर मेरे अंदर इस्लाम के शेर दिल मुजाहिदों की रूह जैसे हलूल कर गई थी, और यह सोचकर मेरे जिस्म का रेशा रेशा फड़कने लगता था कि मैं ये सब कुछ पाकिस्तान और इस्लाम की सलामती और सर बुलंदी के लिए कर रहा हूँ। ठीक 12 बजे मैं अकेला ही कान के झुके हुए दरवाजे से निकलकर नशेबी ढलानों को पार करता हुआ छावनी की तरफ रवाना हो गया। इंतहाई मुख्तसर रास्ते से गुजरते हुए अंधेरे वीरान इलाके को पार करने के बाद मैं नाले में गिर गया। नाले की चढ़ाई चढ़कर दूसरे किनारे पर आया तो सामने इमिनेशन डैम की खारदार दीवार थी। मैं वहीं बैठ गया। दाएं बाएं देखा। कोई 60 कदम के फासले पर खारदार तार के खंभे के ऊपर एक बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी मुझ तक आते आते बहुत कमज़ोर हो गई थी। बाएं जानब से मुझे फौजी बोटों की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से नाले की ढाल पर उगी झाड़ियों में छुप गया। सियाह रात के सीने में अनगिनत खदशे और खतरे छुपे हुए थे। मैं ढलान के एक खुश्क कांटेदार झाड़ी की ओट में छुपे उस गार्ड को देख रहा था, जो अभी ऊपर वाली कच्ची पकड़ नदी से गुजरकर एमुनेशन डैम के खारदार गेट के करीब जाकर रुक गया था। दूसरी जानब से एक और फौजी गार्ड नमूदार हुआ। दोनों ने आपस में कुछ बातें की जो मैं ना सुन सका। दूसरा गार्ड वापस मेरी तरफ को चलने लगा। मैं झाड़ी के पीछे और ज़्यादा सिमट गया। मेरे हाथ में सिर्फ चाकू था। वह मुझसे 10 कदम के फासले पर आकर रुक गया। ऊंची खारदार बाढ़ को ऊपर से नीचे तक देखा। बाढ़ के ऊपर दूर कोने पर जो बल्ब रोशन था, उसकी रोशनी यहाँ तक बहुत कम आ रही थी। ये क्या कर रहा है? मेरे दिल में वसवसे पैदा होने लगे। यकीन नहीं आता था कि इसे मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया होगा। वो अभी तक अपनी जगह पर रुका हुआ था। स्टेन गन उसके कंधे पर सलिंग के साथ लटक रही थी और उसका सीधा हाथ स्टेन गन के ऊपर था। वो टहलता टहलता मेरे करीब से गुजरने लगा। मैंने सर नीचे करके अपना सांस रोक लिया। अब दाएं जानब से एक और फौजी आता नजर आया। या अल्लाह खैर, ये आज स्पेशल गश्त कैसे शुरू हो गई? मेरा असल मिशन अभी दूर था। इस एमुनेशन डिपो से मैं पेंसिल बम चुराने आया था। तीसरे गार्ड ने भी अपने साथी से कोई बात की। मुझे उसकी सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दी। अब उसने ताले के साथ वाली खारदार दीवारों के साथ
बाकायदा राउंड लगाने शुरू कर दिए। सूरत हाल तशवीशनाक हो गई थी। इन हालात में मेरे लिए मुनेशन डिपो के अंदर जाकर मतलूबा अशिया चुराना आसान काम नहीं रहा था। पहले भी यह काम मुश्किल तरीन था और हर कदम पर इसमें जान जाने का अंदेशा था, मगर मैं जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ जान हथेली पर रख कर निकल आया था। मैं बिल्कुल साकित होकर झाड़ी के पीछे अंधेरे में ज़मीन के साथ लगा रहा और इन तीनों फौजियों का मुशाहिदा करने लगा। वो तीनों राउंड लगा रहे थे। मुझे शक हुआ कि हो सकता है किसी ने मुखबरी कर दी हो, मगर मेरी मुखबरी करने वाला कौन हो सकता था? अगर ऐसी बात होती तो यहाँ फौज की पूरी प्लाटून धावा बोल देती और मैं फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाता। क्या करूँ क्या ना करूँ? आखिर मैंने अपने एक्शन को अगली रात के लिए मुलतवी कर दिया और वापस जाने का फैसला कर लिया। दोनों गार्ड जब सामने से आते हुए मेरे करीब से मुखालिफ सिमतों को निकल गए तो मौका देकर मैंने नशे में लेटे लेटे अपना रुख पीछे की तरफ कर लिया और केकड़े की तरह ढलान में रेंगते हुए खुश्क नाले में उतर गया। यहाँ 10 सेकंड तक दम साधे पड़ा रहा, फिर एमुनेशन डंप की तरफ निगाह डाली। दोनों फौजी गार्ड्स कारदार दीवारों की नुकुर तक पहुंचकर रुक गए। मैं घुटनों के बल चलता नाले के दूसरे किनारे पर चढ़ गया और वहां उगी हुई जंगली झाड़ियों की ओट लेता वो सुजड़ी हुई कान वाले तय खाने की तरफ तेज तेज चलने लगा, जहां मेरे दोनों साथी छुपे हुए थे। अंधेरी रात खामोश थी। एमुनेशन डंप पीछे रह गया था। मेरे सामने कान के ऊंचे तोदे का खाका सितारों भरे आसमान के पसे मंजर में उभे रहा था। मैं एक गड्ढे के करीब से निकला ही था कि अचानक रोशनी का एक जबरदस्त झमाका हुआ और मेरे सामने कान का तोदा रोशनी में नहा गया। साथ ही सीटियों की आवाज़ के साथ फायर की आवाज़ बुलंद हुई और तड़ातड़ मशीन गन गोलियों के धमाके गूंज उठे। मैं एक सेकंड के लिए बौखला सा गया। मैंने बगैर कुछ जाने बूझे गड्ढे में छलांग लगा दी। मेरे पांव टखनों तक कीचड़ में धंस गए। एक मिनट के लिए मैं वहीं सांस रोके पड़ा रहा। गोलियां धड़ाधड़ चल रही थीं, फिर फायरिंग रुक गई। फौजियों की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने गड्ढे में से सर बाहर निकाल कर देखा। कान का तोदा मुझसे अगरचा दूर था, मगर उस पर सर्च लाइट की तेज रोशनी पड़ रही थी। यह लाइट एक फौजी जीप में लगी हुई थी। मुझे वहां 4-5 जीपें दिखाई दी, जिनमें से फौजी उतर उतर कर कान के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे लिए यह अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं था कि मिलिट्री पुलिस को कान के अंदर गैर मुल्की एजेंटों की मौजूदगी की खबर हो गई थी और फौज ने छापा मारा है। मुझे अपने दोनों साथियों की फिक्र लग गई। मेरी आंखें कान के अंदर जो तंग रास्ता जाता था उस पर लगी थी। यहाँ काफ़ी रोशनी थी। बाहर 6-7 फौजी स्टेन गन्ने तान एक्शन लिए तैयार खड़े थे। फिर मैंने देखा कि गार में से मेरा एक साथी इस तरह निकला कि उसने दोनों हाथ ऊपर को उठा रखे थे। ये हमारा भिंडी बाजार वाला एजेंट नहीं था, ये मेरा दूसरा साथी था। इसका मतलब था कि भिंडी बाजार वाला अपना एजेंट या तो वहाँ मौजूद नहीं था या अंदर उसे गोली से उड़ा दिया गया होगा। लेकिन फौजी या पुलिस वाले जब किसी गैर मुल्की एजेंट को पकड़ने के लिए छापा मारते हैं तो उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उससे दूसरे एजेंट साथियों के बारे में पूछगछ की जा सके। ऐन मुमकिन था कि हमारा भिंडी बाजार वाला साथी वहाँ से पहले ही जा चुका हो, मगर दूसरे साथी का पकड़ा जाना भी हमारे लिए इंतहाई हलाकत का साबित हो सकता था। मेरी पोजीशन बेहद खतरात में घिर चुकी थी। अगर हमारा दूसरा साथी जो जिंदा था मिलिट्री पुलिस के तशद्दुद से घबरा कर मुँह खोल देता है तो मैं भी नहीं बच सकता था। मेरी नज़रें अपने नौजवान साथी पर थीं। 2 फौजी स्टेन करने ताने उसके पीछे पीछे आ रहे थे। मेरे देखते ही देखते बिजली की चमक की तरह मेरे साथी ने जेब में हाथ डालकर पिस्तौल निकाला और अपनी कनपटी पर रखकर फायर कर दिया। यह सब कुछ बमुश्किल 2 सेकंड के अंदर हो गया। गोली चली, धमाका हुआ और दूसरे लम्हे मेरा साथी ज़मीन पर ढेर हो चुका था। फौजी उसकी तरफ दौड़े मगर वह मर चुका था, मगर मैं अभी तक गैर महफूज था। मिलिट्री पुलिस इलाके की छानबीन करती इस गड्ढे तक भी पहुंच सकती थी जिसमें मैं छुपा हुआ था। मेरा हुलिया यह था कि सर मुड़ा हुआ, चेहरे पर एक्शन पर जाने वाले कमांडो की तरह हल्की स्याही मली हुई थी, चाकू जेब में था। मैंने ग्रे सुरमई रंग की पतलून और उसी रंग की बुश शर्ट पहन रखी थी। पाँव में रबड़ के निसवारी जूते थे। गले में वो थैला लटक रहा था जिसमें मुझे मुनेशन ड्रम से पेंसिल बम निकाल कर लाने थे। फौजियों में एजेंट की खुदकुशी के बाद अफरा तफरी सी मच गई। मैं थोड़ा सा सर बाहर निकाले उनका जायजा ले रहा था। अब मेरा वहाँ रहना ठीक नहीं था। ये लोग किसी भी वक्त ही धरा सकते थे। फौजी जीप में जो ताकतवर सर्च लाइट लगी थी उसकी रोशनी का अक्स मेरे इर्द गिर्द भी फैला हुआ था। ऐसी हालत में मैं अगर गड्ढे से निकल कर भागता तो देखा जा सकता था। फौजियों ने नौजवान एजेंट की लाश को घसीट कर जीप में डाला।
एक फौजी अफसर पिस्तौल हाथ में लिए कुछ ऑर्डर देने लगा। गार के अंदर गए हुए दूसरे फौजी भी बाहर निकल आए थे। वो अंदर से एक गठड़ी साथ लाए थे। उस गठड़ी में सिवाय मेरे धोती कुर्ते और खाने पीने के टीन के डब्बों के सिवा और कुछ नहीं था। हमने तय खाने में कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी हुई थी कि जिससे हमारा कोई सुराग लगा सके। जीप की सर्च लाइट बुझा दी गई। इसके साथ ही वहाँ अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में फौजी जीपें स्टार्ट हो गई और मैंने उनके सायों को सामने वाली टूटी फूटी सड़क की तरफ जाते देखा। मेरा ख्याल था कि वहाँ कोई फौजी नहीं रहेगा, लेकिन मैंने सितारों की धीमी धीमी रोशनी में देखा कि एक फौजी जीप कान की सुरंग की एक जानब अभी तक खड़ी थी और दो फौजी सुरंग के मुंह पर यूं खड़े हो गए थे जैसे पहरा दे रहे हों। खतरा अभी तक दूर नहीं हुआ था, लेकिन मेरा वहाँ रुके रहना अब किसी हालत में मुनासिब नहीं था। मैं आहिस्ता से घड़े से बाहर निकला और ज़मीन पर रेंगते हुए मुखालिफ सिमत को चल पड़ा। मेरे सामने एक ऊंचा नीचा वीरान मैदान था। दूर किसी सड़क की बत्तियां झिलमिला रही थीं। ज़मीन पथरीली शुरू हो गई। मैं कोई 100 कदम तक रेंगने के बाद उठकर बैठ गया। घूमकर पीछे की जानब देखा। अब सिर्फ कान के तोदे का तरीका का ही नजर आ रहा था। मैं उठा और तेज तेज चलने लगा। मुझे अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं था। रात काफ़ी गुजर गई थी। चारों तरफ सन्नाटा और तारीकी छाई हुई थी और शायद किसी कारखाने से ऐसी आवाज़ वक्फे वक्फे से आ रही थी जैसे वहाँ किसी शय को भारी हथौड़े से कूटा जा रहा हो। फिर मुझे रेल की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ काफ़ी फासले से आई थी। पूना स्टेशन यहाँ से काफ़ी दूर था। मैं रेलवे स्टेशन की तरफ नहीं जाना चाहता था। सबसे पहले मुझे पानी की ज़रूरत थी ताकि मैं अपने चेहरे पर मली हुई आर्जी स्याही को साफ कर सकूं। यह स्याही ऐसी होती है कि पानी और कपड़े की मदद से आसानी से साफ की जा सकती है। वहाँ पानी कहीं नज़र नहीं आता था। मैंने उस सड़क की तरफ चलना शुरू कर दिया जिसकी रोशनियाँ दूर से नजर आ रही थीं। सामने खेत शुरू हो गए थे। यहाँ मुझे पानी मिलने की तवक्को थी, मगर खेत खुश्क थे और खेतों के साथ साथ जो नाला जा रहा था वो भी सूखा था। खेतों में फसल पक कर तैयार थी। खुदा जाने ये किस चीज़ के खेत थे। फसल की आड़ लेता मैं एक जगह दरख्तों में आया तो वहाँ अंधेरे में छोटे से तालाब का पानी चमक रहा था। जब मैंने यकीन कर लिया कि वहाँ कोई और नहीं है तो तालाब की सीढ़ियाँ उतरकर पानी की सतह के पास पत्थर के जने पर बैठ गया। भारत के सूबे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और बंगाल वगैरह में इस किस्म के तालाब गाँव के बाहर बने होते हैं जहाँ ढोर डंगर पानी पीते हैं, औरतें कपड़े धोती हैं और घरों में इस्तेमाल करने के लिए भी पानी यहीं से भर कर ले जाते हैं। मैंने जेब से रुमाल निकाल कर पानी में भिगोया और उसे चेहरे पर रगड़ने लगा। जब मुझे तसल्ली हो गई कि चेहरे की स्याही काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है तो मैंने रुमाल को अपने चमड़े के थैले में डाल लिया और उड़कर दरख्तों के नीचे आ गया। यहाँ थैले को एक गड्ढे में फेंक कर ऊपर घास फूस डाली और आगे चल दिया। इस वक्त मेरा टारगेट शहर का भिंडी बाजार था, जहाँ पहुंचकर मुझे सबसे पहले अपने वहाँ के एजेंट साथी की खैर वफियत दरियाफ्त करनी थी और उससे मिलकर कोई नई हिकमत अमली वज़ा करनी थी। उसकी ज़िंदगी के बारे में भी पूरा यकीन नहीं था, क्योंकि मैं उसे अपने मिशन पर रवाना होने से पहले तय खाने में छोड़ गया था। मुमकिन था कि उसने तय खाने में खुद को गोली मार ली हो। यह भी मुमकिन था कि वो किसी वजह से वहाँ से पहले ही निकल चुका हो। इस ज़माने में सूरत हाल वाज़ेह नहीं थी। मेरा भिंडी बाजार जाना ज़रूरी था, मगर इसमें भी बेहद एहतियात की ज़रूरत थी। सिर्फ अपने दूसरे नौजवान साथी एजेंट के खुदकुशी कर लेने से मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उसने पिस्तौल से अपनी खोपड़ी उड़ाकर मेरे रास्ते को साफ कर दिया था, क्योंकि सिर्फ वही एक ऐसा गवाह था जो मिलिट्री पुलिस के तशद्दुद से बौखला कर मेरे बारे में बहुत कुछ बता सकता था। मैंने चलते चलते अपनी पतलून की पिछली पॉकेट में हाथ डाला। मेरी जेब में कुछ करेंसी नोट थे। ये 6-7 नोट थे। अंधेरे में उस पर लिखे हुए हिंदी और अंग्रेजी के हरूफ न पढ़ सका। सही ही से मालूम कर लिया कि ये 10-10 रुपए के नोट हैं। मैंने उन्हें वापस अपनी जेब में ठूंस लिया। चाकू मेरी पतलून की दूसरी अकबी पॉकेट में था। ये चाकू मैं अपने पास ही रखना चाहता था। सड़क की बत्तियां रोशन थीं, सड़क अभी दूर थी। मैं एक खेत के किनारे बैठ गया, सोचने लगा कि मुझे इस वक्त पूना रेलवे स्टेशन पर जाना चाहिए या नहीं। दिन की रोशनी में वैसे भी हम लोगों के लिए तरह तरह के खतरात मंडलाते रहते हैं, और उस लम्हे जबकि मिलिट्री पुलिस ने रात को छापा मारकर गैर मुल्की जासूस को बरामद किया था, खतरात मजीद बढ़ गए थे। मैं कोई 5-7 मिनट तक खेत की मेंढ पर अंधेरे में बैठा गौर करता रहा। आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे रातों रात इस शहर से निकल जाने की कोशिश करनी चाहिए, और निस्बतन महफूज तरीका रेल का सफ़र ही था, क्योंकि रेलगाड़ी में और गाड़ियों के मुकाबले में ज़्यादा हजूम होता है।
मैंने अल्लाह का नाम लिया और खेतों से निकलकर सड़क पर आ गया। यह पक्की सड़क थी। दूर बिजली के खंभों पर बल्ब रोशन थे। मैंने अपना रुख पुनः शहर की तरफ कर लिया। एक ट्रक पीछे से आकर निकल गया। मैं सड़क से हटकर चल रहा था। खंभे की रोशनी में आकर मैंने अपने हाथों को देखा। मेरे हाथों पर हल्की हल्की स्याही अभी तक बाकी थी। आंखें टेढ़ी करके चेहरे को भी देखने की कोशिश की। चेहरे पर मुझे फीकी फीकी स्याही दिखाई दी, जो मैं अपने लिबास और मध्यम स्याही के धब्बों की वजह से किसी कारखाने का मजदूर लग रहा था। यह बात मेरे हक में अच्छी थी। मैं किसी के पूछने पर यह कह सकता था कि कारखाने से रात की शिफ्ट लगाकर वापस आ रहा हूँ। आसमान पर सितारों को देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि रात के 2-2:30 बजे होंगे। रात की शिफ्ट आमतौर पर कारखानों में 4 बजे ख़त्म होती थी। मैं चलता गया। मेरा यूँ पैदल चलना ठीक नहीं था। गश्त करती पुलिस मुझसे पूछ सकती थी कि मैं किस कारखाने में काम करता हूँ। मसला पैदा हो सकता था। ज़रूरी महसूस हुआ कि किसी ट्रक या गाड़ी में लिफ्ट ले ली जाए। गाड़ी अभी तक कोई नहीं गुजरी थी। एक ट्रक आता दिखाई दिया, मगर ट्रक रुके बगैर आगे निकल गया। मुझे अफसोस भी हुआ और खुशी भी हुई। मैं किसी किस्म के सवालों जवाब से बचना चाहता था। मुमकिन था ट्रक में कोई पुलिस वाला ही बैठा हुआ होता। इन्हीं ख्यालात में उलझा मैं सड़क पर शहर की जानब चला जा रहा था। सड़क पर दूर मुझे वही ट्रक खड़ा नजर आया जो थोड़ी देर पहले मेरे करीब से गुजरा था। मैं रुक गया। मुझे पुलिस के 2 सिपाही नजर आ गए थे। ज़रूर यहाँ कोई चेक पोस्ट है। ये वही इलाका था जहाँ मिलिट्री पुलिस ने गैर मुल्की एजेंटों को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा था। अगरचे वहाँ मिलिट्री पुलिस का कोई सिपाही नहीं था, क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस की मखसूस ऊंची पगड़ियाँ मैंने दूर ही से देख ली थीं। सिविल पुलिस भी मेरे लिए ज़बरदस्त परेशानियाँ पैदा कर सकती थी। मैं वहीं से उल्टे पांव वापस मुड़ गया। अब मैं सड़क से उतरकर पीछे की तरफ चलने लगा। मैं अपने और पुलिस की चेकिंग पोस्ट के दरमियान काफ़ी फासला डाल देना चाहता था। काफ़ी दूर चलने के बाद मैंने सड़क अबूर किया और दूसरी तरफ जो मैदान और दरख्त थे उस जानब रवाना हो गया। मैं सड़क की दूसरी जानब से रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहता था। दूर किसी कोठी में से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। मेरा रुख शहर की जानब था। उसकी रोशनी अब करीब आ रही थी। मैदानों, खेतों और एक खेल के ग्राउंड को पार करने के बाद मैं शहर की एक पक्की और सुनसान सड़क पर आ गया। यहाँ काफ़ी रोशनी थी। सड़क के पार ऊंची ऊंची इमारतों में रोशनियाँ बुझी हुई थीं। सड़क पर थोड़े थोड़े फासले पर मरकजी लाइट्स रोशन थी। मुझे रक्शे की आवाज़ सुनाई दी। मैं वहीं रुक गया। शहर की ऊंची इमारतों की तरफ से एक रक्षा चला रहा था। उसकी बत्ती रोशन थी। मैंने हाथ दिया, वो रुक गया। रक्षा खाली था। मैं उसमें बैठ गया और ड्राइवर को रेलवे स्टेशन चलने के लिए कहा। रक्शे वाले ने रक्शे को वहीं से घुमाया और खाली सड़कों पर रक्शे को फुल स्पीड पर छोड़ दिया। रक्शे का शोर इतना था कि मैं ड्राइवर से मुंबई जाने वाली गाड़ी के बारे में नहीं पूछ सकता था। रक्षा कई सड़कों से होता हुआ कोई 15 मिनट के बाद पूना स्टेशन की जगमगाती हुई आलीशान इमारत के पोर्च में जाकर रुक गया। स्टेशन पर ज़्यादा रश नहीं था जो दिन के वक्त देखने में आता था। फिर भी कुछ मुसाफिर स्टेशन से निकल रहे थे और कुछ अंदर दाखिल हो रहे थे। मैं रक्शे से उतरकर सीधा उस जंगल की तरफ गया जहाँ टिकट देने वाली खिड़कियाँ बनी थीं। ये शीशे की खिड़कियाँ थीं। ऊपर मराठी और अंग्रेजी में टिकट विंडोज लिखा था। वहाँ कोई रश नहीं था। मैं जंगल के पास जाकर रुक गया। मुझे एक काला बूढ़ा आदमी नजर आया जिसने गले में पान बीड़ी का छोटा सा छाबा लटका रखा था। मैंने जेब से करेंसी नोट निकाल कर गिने। ये वाकई 10-10 के 7 नोट थे। मैंने पान बीड़ी वाले बूढ़े से एक बंडल बीड़ी का खरीदा। मैं अपने आप को मिल मजदूरी जाहिर करना चाहता था। मैंने उससे पूछा कि मुंबई की गाड़ी कब जाती है। उसने रेजगारी गिनकर मेरे हवाले किया और कहा, बाबू मुंबई वाली गाड़ी तो चली गई। अब सुबह 6 बजे अमरेली से गाड़ी आएगी, उसमें बैठकर मुंबई चले जाना। यह एक नया मसला मेरे सामने आ गया था। मुझे कम से कम 4 घंटे रेलवे स्टेशन पर गुजारने थे। इस दौरान मैंने 2 सिविल पुलिस के सिपाहियों और एक मिलिट्री पुलिस के बवर्दी जवान को देख लिया था जो प्लेटफार्म के गेट के पास खड़े थे। ये मेरे लिए 3 बलाएं थीं। मैं थर्ड क्लास वाली खिड़की के पास आ गया। मुंबई का थर्ड क्लास का एक टिकट लेकर जेब में डाला। वहीं खड़े खड़े मजदूरों की तरह बीड़ी सुलगाकर बुझी हुई तीली का दूसरा सिरा कान में डालकर घुमाया और बज़ाहिर मज़े से बीड़ी के कश लगाता मुसाफिर खाने की तरफ चल पड़ा। मुसाफिर खाने में औरतें, बच्चे और मर्द पड़े सो रहे थे जो जाग रहे थे। वो टोलियों की शिकल में बैठे बीड़ी सिगरेट पीते हुए बातें कर रहे थे। मैं भी खामोशी से एक तरफ फर्श पर आहनी छत के गांठ से टेक लगाकर बैठ गया। मैं मुसाफिर की एक टोली की ओट में था, मगर उनके सरों के ऊपर से कुछ फासले पर गेट के बाहर खड़े सिपाहियों को देख सकता था।
किसी न किसी तरह मैंने सुबह के 6 बजा ही दिए। रात भर का जगा हुआ था। मुसाफिर खाने में बैठे बैठे कई बार ऊँघा, मगर होशियार हो जाता। गाड़ी में बराबर रश था। मैं ऐसा ही चाहता था। इस रश में घुसकर बैठ गया। ट्रेन चली तो खुदा का शुक्र अदा किया। पैसेंजर ट्रेन पूना से मुंबई पौने 2 घंटे में पहुंची। मैं पहले डब्बे में ऊँघता रहा, फिर अच्छा मौका देकर सो गया। आँख उस वक्त खुली जब ट्रेन मुंबई सेंट्रल के स्टेशन पर रुकी हुई थी और अक्सर मुसाफिर डब्बे से निकल गए थे। मैं आंखें मलता हुआ उठा और ट्रेन से निकलकर सीधा दूसरे दर्जे के मुसाफिर खाने में घुस गया। बाथरूम में जाकर सबसे पहले आईने में अपनी शक्ल देखी। मेरा चेहरा पूरी तरह साफ नहीं हुआ था, ज़रूरत से ज़्यादा स्याही फैली हुई थी। मैंने वहीं साबुन से अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर तौलिए से अपने चेहरे और बाजुओं को साफ किया। प्लेटफार्म पर आकर नाश्ता किया। बीड़ी सुल गई और माहौल का जायजा लेने लगा। स्टेशन पर बहुत रौनक थी। इनमें पुलिस के आदमी भी थे। मैं बज़ाहिर बेनियाजी से चलता थर्ड क्लास के गेट पर टिकट दिखाकर बाहर निकल गया। जब तक मैं रेलवे स्टेशन की इमारत से निकलकर लेमिंगटन रोड नहीं पहुंचा, यही धड़का लगा रहा कि अभी पीछे से कोई न कोई आकर मुझे दबोच लेगा। अब मसला अपने एजेंट से मिलने या उसका हाल दरियाफ्त करने के लिए भिंडी बाजार जाने का था। अगर वो जिंदा था तो वही मुझे आगे गाइड कर सकता था, और अगर मर चुका था तो फिर मुझे वहीं से वापस श्रीनगर रवाना हो जाना था। एक मुश्किल ये भी थी कि मेरा ब्रीफ केस, जिसमें मेरा दिल्ली हेडक्वार्टर का शनाख्ती कार्ड और दूसरे ज़रूरी मगर बेदरर कागजात और डायरी वगैरह रखी थी, वो भी उस भिंडी बाजार वाले एजेंट के पास ही थी। उसमें मेरे 600 के करीब रुपए भी थे। ये मेरा श्रीनगर जाने के लिए हवाई जहाज़ का किराया था। मुझे बार बार अपना साथी एजेंट खूबसूरत कश्मीरी नौजवान का ख्याल आ रहा था, जो पाकिस्तान की हुर्मत पर कुर्बान हो गया था। अगर वो जिंदा रहता और मिलिट्री पुलिस उससे मेरे बारे में मालूमात हासिल करने में कामयाब हो जाती तो ना सिर्फ ये कि मुझे भी खुदकुशी करनी पड़ती बल्कि वतन अजीज़ के इस्तेहकाम की खातिर जो अहम राज मुझे मालूम करने थे, उसका मिशन भी वक्ती तौर पर खटई में पड़ जाता। मैंने सोच लिया था कि श्रीनगर पहुंचकर बहादुर कश्मीरी नौजवान के घर हरगज नहीं जाऊंगा। मैं उसके घर वालों को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता था। यही सोचते मैं लेमिंगटन रोड पर वाक़ सिनेमा के पास पहुंचकर रुक गया। मैंने पैदल फुटपाथ पर काफ़ी फासला तय कर लिया था। मुंबई में सुबह के 8:30 बज चुके थे। सड़कों पर दिन निकलते ही रश हो गया था। मेरा भिंडी बाजार अपने एजेंट की दुकान पर जाना बहुत ज़रूरी था। इसमें ख़तरा भी था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मुखबरी किसने की थी। यह भी हो सकता था कि मिलिट्री पुलिस ने पहले अपने भिंडी बाजार वाले एजेंट की दुकान पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया हो, और इसके बाद उसके बताने पर खुली कान की सुरंग में हल्ला बोला हो। ऐसी सूरत में यकीनी बात थी कि भिंडी बाजार में अपने एजेंट की दुकान के बाहर सीआईडी के आदमी सफ़ेद कपड़ों में छुप कर निगरानी कर रहे होंगे। इन तमाम खदशात को जहन में रखकर मैं रिक्शे में सवार हुआ। भिंडी बाजार के नाके पर उतर पड़ा। पुलिस या मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी मेरी शिकल से वाकिफ नहीं थे। हाँ, अगर इंटेलिजेंस वालों ने अपने उधेड़ उम्र एजेंट को पकड़ रखा है तो वह मेरी निशानदेही कर सकता था। चुनाचे मैं बेहद मोहतात होकर भिंडी बाजार में दाखिल हो गया। बाजार की अक्सर दुकानें बंद थीं। सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट, सब्जी, बेकरी वालों की दुकानें ही खुली थीं। मुंबई में चाय की दुकानों पर या छोटे छोटे चाय के खानों को बार कहते हैं, और जो लड़के दुकानों पर चाय के गिलास लेकर जाते हैं उन्हें बार वाला कहा जाता है। कपड़े और अनाज और दूसरी मसनूआत की थोक और परचून दुकानें अभी तक बंद थीं। एक गली की नुक्कड़ पर रेहड़ी वाला नारियल का पानी बेच रहा था। मैं वहां रुककर पानी पीने लगा। मेरी नज़रें वहां से तकरीबन 150 कदम के फासले पर अपने एजेंट की दुकान पर थीं, जो बंद थी।